हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू करेंगे, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। और इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे सेट थ्योरी हो गया, इनइक्वालिटीज हो गई, मॉड्यूलस फंक्शन हो गया। तो मोरलेस ये टॉपिक जो हैं हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। सेट थ्योरी हो गया, नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन जिससे रिलेटेड जेई एडवांस में, मतलब जिसका एप्लीकेशन हो जाता है जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चंस में, जेई मेन के भी कुछ क्वेश्चंस में हो जाता है। पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज लेंगे, रैशनल इनइक्वालिटीज, इरैशनल इनइक्वालिटीज, लॉग, मॉड, जीआईएफ, फ्रैक्शनल, सिग्नम, इन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी समझेंगे, और एक दो छोटी मोटी चीजें और पढ़ेंगे। तो जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले वो सेट थ्योरी करेंगे। और इस सेट थ्योरी को भी हमें हल्के में नहीं लेना है, बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि सेट थ्योरी भी जो है वो आपके प्रोबेबिलिटी में और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, स्पेशली प्रोबेबिलिटी में इसका काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन होता है। तो सेट थ्योरी को भी हम लोग को बहुत अच्छे से समझना है। और अगर सेट थ्योरी हम लोग समझ लेंगे तो फिर हमें एक चैप्टर होता है जो जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन आता है मैथमेटिकल रीजनिंग, वो भी हमें समझने में आसानी रहेगी। चलो, तो सबसे पहले सेट थ्योरी से स्टार्ट करते हैं और बेसिक डेफिनेशन समझते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ सेट है, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू सेम कैटेगरी। ठीक। सेट्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड यूजिंग कैपिटल लेटर्स। तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का ऑफ सेम कैटेगरी, तो उसको हम सेट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सेट को यूजुअली हम लोग कैपिटल लेटर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स है, जैसे मान लो इनको हमें रिप्रेजेंट करना है सेट की फॉर्म में, तो हम कुछ सेट को नाम दे देंगे। सपोज कर लो हम लोग ने कैपिटल ए नाम दे दिया, फिर करली ब्रैकेट ओपन करेंगे और जो भी वॉवेल्स होते हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। तो वॉवेल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक, क्लियर है कि नहीं? तो कॉमा से सेपरेट करेंगे और करली ब्रैकेट में एनक्लोज कर देंगे। लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल, तो इसको भी मान लो हम लोग ने सेट का नाम रख दिया ए, तो ए सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल। यहाँ पर क्या आएगा? एस, सी, एच, फिर ओ और फिर एल। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ओ जो है वो दो बार नहीं आएगा। सेट में एक चीज एक ही बार लिखी जाती है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है ना। तो अगर मान लो कहीं ओ यहाँ पर 10 बार भी आ रहा होता बाई चांस, तो सेट में वो एक ही बार लिखा जाता ना, एक से ज्यादा बार उसको नहीं लिखते। ठीक है कि नहीं? एकदम क्लियर है कि नहीं? चलो, सेट ऑफ ऑल रिच पीपल इन दिस सिटी, तो इसको हम सेट की फॉर्म में कैसे लिखें? अब देखो यहाँ पर डेफिनेशन में एक चीज है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो क्या सेट ऑफ ऑल रिच पीपल इन द सिटी ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो सकता है? हम क्या क्राइटेरिया रखेंगे रिच, किसी के रिच होने का? क्या हम मनी के थ्रू डिसाइड कर रहे हैं कि कौन रिच है या कौन नहीं है? तो मान लिया हम मनी के थ्रू डिसाइड कर रहे हैं, तो फिर उसमें इनकम कितनी रखें कि किसकी कितनी मंथली इनकम है तो उसको रिच माने या ना माने, या किसकी कितनी नेटवर्थ है उसको रिच माने या ना माने? तो ये बहुत ही मतलब ये है ना कि पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। जैसे मान लो कि हम लोग ने बोला कि भाई चलो जिसकी साल की इनकम 10 लाख पर एनम है उसको हम लोग रिच मान लेते हैं। लेकिन हो सकता है 10 लाख पर एनम में किसी की तो सारी जरूरतें पूरी हो जा रही हो और अच्छी खासी सेविंग भी हो रही हो, और 10 लाख पर एनम वाली इनकम में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनकी बेयरली नीड्स फुलफिल हो रही हो। ठीक है, तो क्या हम इसको वेल डिफाइंड एक कलेक्शन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो इसको सेट के थ्रू नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, बिकॉज इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, है ना। इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय सेट। तो पहली चीज हम लोग ने क्या सीखी है? एक चीज ये सीखी है कि सेट में एक चीज एक ही बार लिखी जाएगी, और अगर किसी सर्टेन कलेक्शन को आप सेट की फॉर्म में लिख रहे हो तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। ठीक, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। ठीक, अब बात करते हैं एलिमेंट ऑफ द सेट की, तो इस बात को एकदम ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पर सेट ए है, तो इसमें एलिमेंट्स क्या है? वही जो सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स लिखा था, ए, ई, आई, ओ, यू। तो यहाँ पर ए क्या है? एक एलिमेंट है। तो हम यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? ए इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ सेट ए। ऐसे ई इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ सेट ए, ऐसे आई है, ऐसे ओ है और ऐसे यू है। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को लिखते कैसे हैं? इसको इस सिंबल से लिखते हैं, बिलोंग्स टू, है ना। और इसको कैसे पढ़ते हैं? ए बिलोंग्स टू सेट ए। ऐसे ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि ई बिलोंग्स टू सेट ए, है ना। ऐसे ही आई बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसे ही ओ बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसे ही यू बिलोंग्स टू सेट ए। तो जब भी हम बिलोंग्स टू का सिंबल लगाते हैं
तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो कि बिलोंग्स टू के राइट हैंड साइड पे तो सेट का नाम होता है, जिस सेट की हम लोग बात कर रहे थे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है कि जब आप सेट के अंदर एंटर करोगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एंटर कर जाओगे, तो जो चीज यहाँ पर आप इनपुट कराओगे, मतलब इस जगह पर जो भी आप लिखोगे, वो चीज आपको कहाँ कब दिखेगी? जब आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर एंटर कर जाओगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज दिख रही होगी जो यहाँ पर लिखी है। तो जैसे सपोज कर लो मैंने यहाँ पर लिख दिया आई, तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं इस कर्ली ब्रैकेट के सेट ए के कर्ली ब्रैकेट के अंदर एंटर करूंगा, तो कहीं ना कहीं मुझे आई दिख रहा होगा ना। ये काम की चीज है, क्योंकि अभी सबसेट और एलिमेंट में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि बिलोंग्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा होगा, वो सेट के अंदर एंटर करने के बाद हमें आइसोलेटेड फॉर्म में दिखेगा, मतलब वो अलग से दिख रहा होगा। जैसे हम लोग ने आई लिखा था, तो हमें आई सेट के अंदर दिख रहा है। और अब जैसे मान लो कोई एलिमेंट सेट के अंदर नहीं प्रेजेंट है, तो उसमें कौन सा सिंबल लगाएंगे? ये तो हो गया बिलोंग्स टू का सिंबल, और ये हो गया डज नॉट बिलोंग टू। अब जैसे इस सेट में कहीं भी टी नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? टी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर एंटर करते वक्त हमें कहीं भी टी नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? टी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। तो हम लोग को दो सिंबल पता चल गए, ये बिलोंग्स टू का सिंबल और ये डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल। तो आई होप यहां तक की बात आपको एकदम क्लियर होगी। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में समझते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो बेसिक तरीके होते हैं, जो आपने भी पहले से सुन रखे होंगे, तो वो एक एक करके देख लेते हैं जल्दी से। तो पहले ही है रोस्टर फॉर्म, जिसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। और इस फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं? सेट्स को कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं, सेट के एलिमेंट को, और कॉमा से उनको सेपरेट कर देते हैं। तो ये रोस्टर फॉर्म है। और चलो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं जल्दी से, पहले टेबुलर फॉर्म पे पहुंचने से पहले। जैसे वही नॉर्मली कुछ मान लो हमने पहले 5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, तो हमने क्या किया? कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया, और जो एलिमेंट्स है उनको कॉमा से सेपरेट करके लिख दिया। सो दिस इज नथिंग बट रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। मतलब सिंपली आप सेट के एलिमेंट जो हैं उनको लिख दो जाके, ठीक है। तो यही क्या होती है? रोस्टर फॉर्म। दूसरी होती है प्रॉपर्टी फॉर्म, जिसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। In this form, set is represented by stating its property। तो इस फॉर्म में क्या करते हैं कि सेट को पूरा का पूरा ना लिख के इस तरीके से लिखते हैं कि कोई दूसरा पर्सन आके उस प्रॉपर्टी को पढ़े तो वो डिकोड कर ले कि हाँ भाई इस सेट में क्या रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि मैंने एक सेट ऐसे लिख दिया, सेट ए एक्स सच दैट, ये ऐसे ही लिखते हैं इसको, देखो ना, एक्स सच दैट, और फिर ये एक्स क्या बताता है? एलिमेंट क्या होगा। और पी एक्स क्या बताता है? क्या प्रॉपर्टी? तो एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक, मान लो ऐसे लिख दिया, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो अगर कोई दूसरा आके पढ़े तो क्या वो डिकोड कर लेगा कि इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स रहे होंगे? तो बड़ी आराम से डिकोड कर लेगा। एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स 5 या उससे छोटा है, तो 5 या उससे छोटे नेचुरल नंबर क्या आएंगे? 1 2 3 4 5। तो हमें इस सेट बिल्डर फॉर्म में बस यही करना होता है कि पूरा का पूरा ये सेट ना लिख के इसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं, और इस तरीके से लिखते हैं कि कोई दूसरा आए तो उसको आराम से डिकोड कर ले। तो एक होगी टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, और दूसरी होगी सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म। आई होप दोनों ही आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और होपफुली आपको पहले से भी पता होगा कि ये क्या होता है। ठीक है, चलो अब हमें इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कुछ ये एग्जांपल्स हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। ठीक है, तो बहुत इजी है, ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो जो डिस्टिंक्ट लेटर्स दिख रहे हो वो लिख दो। तो एम आई एस और पी। ठीक, एम दिख रहा है, आई दिख रहा है, एस दिख रहा है और पी दिख रहा है। डिस्टिंक्ट लेटर्स तो यही दिख रहे हैं, और तो कोई डिस्टिंक्ट दिख नहीं रहा है। ठीक, उसके बाद अगला है 2x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 13। देखो, सेट का एलिमेंट तुम्हें लिखना है 2x, जहां पर x क्या है? 13 से छोटा प्राइम नंबर। तो x 13 से छोटा प्राइम नंबर, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। तो चलो पहले तो बताओ कि 13 से छोटे प्राइम नंबर कौन से होंगे? 13 से छोटे प्राइम नंबर हो जाएगा 2 3 5 7 और 11। ठीक, लेस देन 13 है तो 13 काउंट नहीं होगा। लेस देन और इक्वल टू 13 होता तो 13 काउंट होता। तो 2 3 5 7 11।
अब एलिमेंट कैसे लिखने हैं, 2x, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 6 10 फिर 14 और फिर 11 टू जा 22। ठीक, चलो अगला क्या है, सेट का एलिमेंट है x प्लस वन और 4x+7। अच्छा, ये सब में सेट बिल्डर फॉर्म आपको दे रखी हो ना, और हमको रोस्टर फॉर्म में उसको लिखना है। 4x+7 लेस देन 25, x बिलोंग्स टू n, यहाँ पर ये n का मतलब है नेचुरल नंबर, है ना। तो x एक नेचुरल नंबर है, इस तरीके से नेचुरल नंबर है कि 4x+7 लेस देन 25 है। और सेट का एलिमेंट क्या लिखना है आपको, x नहीं लिखना है, x+1 लिखना है। तो चलो तो पहले देखें x की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। तो 4x+7 लेस देन 25, तो 4x लेस देन 18, तो x लेस देन 18/4 यानी कि 4.5। तो और x एक नेचुरल नंबर भी है, तो 4.5 से छोटे कौन कौन से नेचुरल नंबर मिलेंगे, 1 2 3 और 4। और हमें क्या करना है, अब हमें अब x+1 लिखना है। तो x+1 मतलब कि जो x की वैल्यू आई है उनमें एक एक जोड़ के तब लिखना है। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, फिर 3, फिर ऐसे ही 4 और ऐसे ही 4+1 यानी कि 5। तो यहाँ पर क्या था, अपने को रोस्टर फॉर्म दे रखी थी, और सॉरी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था जब हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी। अब दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन एक देख लेते हैं। इसमें हमें क्या है कि रोस्टर फॉर्म दे रखी है और हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं क्या है, 2 9 28 65 और 126। तो सबसे पहले तो हमें सोचना होगा कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये किस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहे हैं। तो कैसे सोचा जाए, तो देखो 2 है अपने पास, 9 है, 28 है, 65 है और 126 है। तो अगर आप ध्यान दो तो इसको लिख सकते हो 1+1, इसको लिख सकते हो 8+1, इसको लिख सकते हो 27+1, इसको लिख सकते हो 64+1 और इसको लिख सकते हो 125+1। और अगर जो लेफ्ट साइड पे नंबर लिखा हुआ है इनको ध्यान दो, तो ये 1 का क्यूब लिखा हुआ है, ये 2 का क्यूब लिखा हुआ है, ये 3 का क्यूब लिखा हुआ है, ये 4 का क्यूब लिखा हुआ है और ये 5 का क्यूब लिखा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, बेसिकली यहाँ पर ये लिखा हुआ है x³ + 1 टाइप की चीज लिखी हुई है, जहां पर x एक नेचुरल नंबर है और कहां से कहां तक जा रहा है, मतलब किससे छोटा है, 6 से छोटा है, या फिर बोल सकते हैं लेस देन और इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट हमें लिखना है वो क्या लिखना है, x³ + 1। ठीक, और फिर हम लोग अभी सिंबल देख के नेचुरल नंबर का क्या होता है, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू n एंड x। आप चाहो तो यहाँ पर लिख दो लेस देन और इक्वल टू 5। आप लिखने को ये भी लिख सकते हो x लेस देन 6। तो लेस देन 6 में तब भी 5 काउंट होगा, अब की लेस देन और इक्वल टू लगा दिया तो 5 तब फिर अगेन काउंट होगा, और हम चाहते हैं कि 5 काउंट हो। तो 1 2 3 4 5 रखेंगे जब x³ + 1 में, तो यही सेट मिल जाएगा। ठीक, चलो अब ये देखते हैं क्या है, 23 29 31 37 41 43। मेरे ख्याल से तो सभी को साफ साफ दिख रहा होगा कि ये क्या चीज लिखी हुई है, ये प्राइम नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, और किससे किसके बीच में लिखे हुए हैं वो भी सोचते हैं। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं x such that x is a prime number, x such that x is a prime number। और क्या इतना लिख के छोड़ सकते हैं, नहीं, हमें ध्यान रखना है कि x प्राइम नंबर तो है लेकिन कहां से कहां तक, 23 से 43 तक। ठीक, 23 और 43 को इंक्लूड करते हुए उनके बीच में जितने प्राइम नंबर आए वो सब अपने को लिखने हैं। अब जरा आप सोचो, क्या इसी सेट को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x such that x is a prime number। और सपोज कर लो मैंने लिख दिया कि 20 लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 46। क्या ये भी सही है, सोचो। तो ये भी सही है, क्यों ये सही है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि 20 से 46 के बीच में, 20 और 46 को इंक्लूड भी कर लो, 20 से 46 के बीच में जितने प्राइम नंबर आने हैं वो लिखने हैं केवल, है ना, सारे नंबर नहीं लिखने हैं, जो प्राइम नंबर आने हैं वो लिखने हैं। तो 20 से 46 तक आप जाओगे तब भी तो आपको यही प्राइम नंबर मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी सही है लिखने का तरीका ना। तो कई तरीके हैं इसमें लिखने के अपने पास, आप लिखने को इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, और 19 से x जो है
वो 47 तक जा रहा है। ठीक। अब 19 और 47 में मैंने इक्वलिटी नहीं लगाई है, लेस देन और इक्वल टू का साइन है ना, तो यानी कि 19 और 47 के बीच में, 19 और 47 को नहीं इन्वॉल्व करना है, इनके बीच में जितने प्राइम नंबर आए वो सब अपने को लिखने दो। अगेन 19 और 47 के बीच में वही प्राइम नंबर आएंगे जो हमने यहाँ पर, हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस जगह आप 20 की जगह 21 लिख दो तो भी सही रहेगा ना। तो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि जो भी इंटरवल लिखो उनके बीच में यही वाले प्राइम नंबर आने चाहिए। ठीक, चलो अब नेक्स्ट चीज सेट के बारे में समझते हैं, ऑर्डर ऑफ सेट। तो बहुत सिंपल सी चीज है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ सेट, इट इज ऑल्सो नोन एज कार्डिनल नंबर। फॉर सेट ए इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन ऑफ ए। किसी सेट में कितने एलिमेंट हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है उसका कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर ऑफ सेट, है ना। सिंपल सी डेफिनेशन है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अपना वही फेवरेट वोवेल वाला कि ए ई आई ओ यू, तो इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको क्या बोलेंगे, इस सेट का कार्डिनल नंबर। तो इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट है, तो उसका कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर कितना हो गया, 5 हो गया। तो मेरे ख्याल से सिंपल सी डेफिनेशन है और सभी को क्लियर होगी। ठीक, उसके बाद आप टाइप्स ऑफ सेट पढ़ते हैं, डिफरेंट वैरायटीज के सेट हैं, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनका डायरेक्ट नाम लिया जाएगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये नाम लिया गया तो इस सेट का क्या मतलब है। तो उसमें सबसे पहला है नल सेट। इट इज अ सेट विच इज एम्प्टी, दैट इज इट हैज नो एलिमेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस। देखिए, एक चीज ध्यान रख लें पहले तो कि नल सेट यानी कि जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, और उसको या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ये फाई का सिंबल बना के, और या फिर करली ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर दो, है ना। ये क्या है, फाई का सिंबल है। कभी आप नल सेट को ऐसे नहीं लिखोगे, है ना, क्योंकि ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसके अंदर ये फाई एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा ना, तो ऐसे नल सेट कभी नहीं लिखना है, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। ठीक, और जैसे मान लो एग्जाम्पल देखना हो, तो ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x is a real number, x is a real number and x square is equals to -2। तो क्या कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर सकता है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आ जाए? तो ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है कि नहीं? तो ये ए सेट क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा ना, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ऐसा एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर पाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका नल सेट। ठीक, उसके बाद सिंगलटन सेट, नाम से ही पता चल रहा है, इट इज अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर, x इज एन इवन प्राइम नंबर, तो क्या आप सोच पा रहे हो कि इस सेट में केवल एक ही एलिमेंट आएगा? दुनिया में अकेला ऐसा प्राइम नंबर एक ही होता है जो इवन भी हो, और वो क्या है, 2 है। ठीक है, तो बेसिकली जो सिंगलटन सेट है उसका कार्डिनल नंबर 1 होता है, यानी कि इट इज सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। ठीक, चलो, फाइनाइट सेट, नाम से ही पता चल रहा है, इट इज अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जिसका कार्डिनल नंबर फाइनाइट हो, जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। जैसे यही हम लोग ने बोला कि सेट ऑफ वॉवेल्स, है ना, या फिर ये अभी देखा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो इनका जो कार्डिनल नंबर है वो फाइनाइट है ना, इनफाइनाइट नहीं है। तो ऐसे सेट्स को क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। तो जब भी फाइनाइट सेट वर्ड यूज हो तो आप समझ जाना कि उस सेट का कार्डिनल नंबर जो है वो फाइनाइट है, मतलब उसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। और इसी तरीके से फिर दूसरा हो जाएगा इनफाइनाइट सेट, नाम से ही पता चल रहा है, इट इज अ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जिसके एलिमेंट को काउंट करना पॉसिबल ना हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है, इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि क्या नेचुरल नंबर्स वाला जो सेट है वो कहीं पे रुकेगा नहीं, रुकेगा, नंबर्स तो बढ़ते ही चले जाएंगे ना। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सब किसके एग्जांपल हो गए, या सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ये सब किसके एग्जांपल हो गए, ये हो गए इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल्स। ठीक, उसके बाद इक्विवेलेंट सेट, two sets A and B are said to be equivalent if they have same cardinal number। तो अगेन एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि जैसे मान लो एक सेट है A 1 2 3 4 5,
और एक सेट है बी। वो कैसे है, कुछ मान लिया वही अपना, ये चलो पी क्यू आर एस और टी। अगर आप ध्यान दो तो सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना है, सेट ए का कार्डिनल नंबर है 5, और सेट बी का कार्डिनल नंबर भी कितना है, 5 है। तो दोनों सेट में बराबर एलिमेंट्स हैं, तो ऐसे सेट को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स, है ना। तो मतलब एलिमेंट्स उनके दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम होंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दीज सेट्स आर इक्विवेलेंट, ठीक। फिर इक्वल सेट, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल if each element of A is present in B and vice versa, it is represented by A equal to B। सिंपल लैंग्वेज में समझो अगर, तो दो सेट्स इक्वल कब कहलाएंगे, जब वो एग्जैक्टली सेम होंगे, मतलब उनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होंगे और बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे सेट्स को क्या बोलेंगे, इक्वल सेट, यानी कि दोनों एकदम जुड़वा भाई होंगे, आइडेंटिकल ट्विंस की तरह होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट मैंने ए लिखा से -2 और 2, और एक सेट मैंने बी लिखा, ठीक है। वो कैसे लिखा, वो मैंने लिख दिया x सच दैट x बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल नंबर होता है, अभी सब देखेंगे ये, एंड एक्स स्क्वायर बराबर 4। तो b एक इस टाइप का सेट है जिसमें आपको एलिमेंट लिखना है x, और x किस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 है। तो ऑब्वियसली जब आप एक्स स्क्वायर को 4 के बराबर करोगे तो x किसके बराबर आ जाएगा, +-2 के ही बराबर आ जाएगा। तो b सेट भी अल्टीमेटली किसके बराबर बन जाएगा, -2 और 2। तो ये दो सेट एग्जैक्टली एक जैसे हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स बोलेंगे। तो इक्विवेलेंट सेट्स में बस कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, और इक्वल सेट्स में दोनों सेट को हूबहू एक जैसा होना चाहिए, ठीक। अब समझते हैं सबसेट एंड सुपरसेट। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, if every element of A is an element of B, then A is called subset of B and B is called superset of A। We write it as A, और ये सिंबल लगाते हैं इसको, A is subset of B। तो अभी इस सिंबल को समझते हैं, लेकिन सबसे पहले आप एग्जांपल समझ लो कि जैसे मान लो A सेट है, कुछ सपोज कर लो 1 2 है, ठीक है, और जो B है वो है सपोज कर लो 0 1 2 3। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो ए का हर एलिमेंट, और अच्छा एक सेट और लिख लेते हैं, सी सेट लिख लेते हैं 0 1 2 3, ठीक। हाँ, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो ए का हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक। अगर आप ध्यान दो तो ए का हर एलिमेंट सी में भी प्रेजेंट है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ सी, ठीक। और इसी चीज को लिखने का ये भी तरीका है कि बी ए के सारे एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, तो बी इज सुपर सेट ऑफ ए, और ऐसे यहाँ पर सी इज सुपर सेट ऑफ ए। फिर ये सोचो क्या यहाँ पे ये लिख सकते हैं, सी इज सबसेट ऑफ बी, क्या ये लिखा जा सकता है, तो ये भी सही है। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन क्या कर रही है कि ए का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट होना चाहिए। तो देखो सी का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट है, तो सी इज सबसेट ऑफ बी, ऐसे करके लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यही अगर आप ऐसे लिखना चाहो कि B इज सबसेट ऑफ C, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो डेफिनेशन है वो बस ये बोल रही है कि अगर आप A को B का सबसेट बोल रहे हो तो A का हर एलिमेंट B में प्रेजेंट होना चाहिए, सीधी सी बात है। देखो अब जरा इस सिंबल को समझ लो, ये सिंबल बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना है। इसमें एक ये सिंबल आ रहा है और एक ये सिंबल आ रहा है ना, इन दोनों को मर्ज करके ये सिंबल बनाया। ये जो नीचे आपको लाइन दिख रही है, ये यही बता रहा है कि जैसे मान लो मैं कहीं पे लिख दूं कि A इज सबसेट ऑफ B, तो ये हमें ये बता रहा है कि या तो ये हो सकता है कि A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट हो और B के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि A और B एग्जैक्टली सेम हो। तो बेसिकली ये सिंबल क्या बताता है कि कंटेन्ड इन और इक्वल टू। तो कभी जैसे मान लो, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी क्वेश्चन ने आपको ये दिया है, आपको ये इंफॉर्मेशन किसी क्वेश्चन ने दे रखी, सपोज कर लो कि ए इज कंटेन्ड इन और इक्वल टू बी,
है ना, हमें ए और बी सेट के बारे में नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन ने बोल रखा है कि सपोज कर लो कि ए और बी दो सेट हैं और ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो इस इंफॉर्मेशन से दो पॉसिबिलिटी निकल सकती हैं। हो सकता है ए का हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो और बी के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, और ये भी हो सकता है कि ए और बी एग्जैक्टली सेम हो। ठीक, उसके बाद जैसे मान लो कोई सेट है ए 1 2 3, तो इसके अगर हम सबसेट्स लिखना स्टार्ट करें तो नल सेट हो सकता है। नल सेट का हर एलिमेंट ए में प्रेजेंट, नल सेट खाली है तो प्रेजेंट ही होगा। फिर ए का सबसेट एक 1 लिख सकते हो। देखो इस सेट का हर एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, इस सेट में एक एलिमेंट है 1। फिर तुम ए का एक सबसेट 2 लिख सकते हो, ए का एक सबसेट 3 लिख सकते हो, क्योंकि इस सेट का हर एलिमेंट इस सेट ए में प्रेजेंट है। तुम ए का एक सबसेट 1 2 लिख सकते हो, तुम ए का एक सबसेट 2 3 लिख सकते हो, और तुम ए का एक सबसेट 1 3 लिख सकते हो। क्योंकि अभी तक मैंने नीचे जितने सेट लिखे हैं उनके सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट हैं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही तुम ए का एक सबसेट 1 2 3 भी लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि देखो इस सेट का हर एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है। तो कितने आ गए, देखो ये 4 और 4 8। तो ए सेट में 3 एलिमेंट थे, तो उसके सबसेट कितने आ गए, 8 सबसेट आ गए, यानी कि 2 की पावर 3। तो इसमें हम लोग ने क्या क्या सीखा, सबसेट का मतलब सीखा, इस सिंबल का मतलब सीखा कि अगर क्वेश्चन हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो और बी के पास अपने कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, या ये भी हो सकता है कि ए पूरा का पूरा बी के बराबर हो। दोनों पॉसिबिलिटी इसमें पॉसिबल है। ठीक, उसके बाद एक टर्म आता है, पहले तो हाँ ये समझ लो कि इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी देन वी राइट इट एज ए इज नॉट कंटेन्ड इन बी। जैसे सपोज कर लो कि ए है 1 2, और सपोज कर लो बी है तुम्हारा 1 3 4। तो क्या ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं, नहीं प्रेजेंट है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए इज नॉट कंटेन्ड इन बी। क्या बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, तो हम लोग इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इज नॉट कंटेन्ड इन ए, क्योंकि ना ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है ना बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फर्स्ट सेट इज नॉट कंटेन्ड इन सेकंड सेट। ठीक, चलो उसके बाद एक टर्म आता है प्रॉपर सबसेट। इफ ए इज कंटेन्ड इन बी बट ए नॉट इक्वल टू बी देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड वी राइट इट एज ए कंटेन्ड इन बी। अब देखो जो नीचे वो लाइन थी वो चली गई, ठीक है ना। तो जब कोई क्वेश्चन आपको इंफॉर्मेशन दे देगा कि ए इज कंटेन्ड इन बी या फिर ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो इस इंफॉर्मेशन से आपको पता चल जाएगा कि भाई ए बी के बराबर तो नहीं हो सकता, ए पूरा का पूरा बी में कंटेन्ड होगा, बी के पास एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा एलिमेंट तो होगा, है ना। जैसे सपोज कर लो यहाँ पर ए ले लूं मैं 1 2, और अगर मैं बी को भी ले लूं 1 2, तो अभी मैं ये नहीं बोल सकता कि ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि अभी दोनों बराबर है। हमको प्रॉपर सबसेट में क्या करना है, बराबर नहीं रखना है। लेकिन अगर मैं 1 2 3 लिख दूं तो मैं बोल सकता हूं कि ए इज कंटेन्ड इन बी या फिर ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो अब उस सिंबल को आप बड़े आसानी से और अच्छे से समझ सकते हो कि क्वेश्चन ने आपको कहीं पर ये दे रखा है, तब तो एकदम पिक्चर क्लियर है कि ए के हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट होगा लेकिन ए बी के बराबर नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वही एक बार फिर से वही चीज रिपीट करें, तो ए बी का प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है और ए बी के बराबर भी हो सकता है, तब दोनों ही चीजें चलेंगी। और बाकी जो अभी हम लोग ने एग्जाम्पल देखा ना, जैसे ये सेट 1 2 3 था, तो इसके सबसेट कितने आए थे, 8 आए थे। और अब हम लोग से कोई पूछे कि प्रॉपर सबसेट कितने आएंगे, तो 7 आएंगे, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये तो दोनों सेट सेम हो जाएंगे। तो ए में अगर 3 एलिमेंट थे तो उसके सबसेट आए 7 और उसके 8 आए, और प्रॉपर सबसेट कितने आए, 7 आए। तो बात क्लियर है कि नहीं एकदम, कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या डिफरेंस है। तो आई होप क्लियर होगा। चलो अब कुछ सिंपल से पॉइंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहली बात, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना खुद का सबसेट तो हो गई, जैसे ए 1 2 3 था तो उसका एक सबसेट 1 2 3 तो आया ही आया था, तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फिर दूसरा है एम्प्टी सेट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। किसी भी दुनिया के सेट के सबसेट लिख रहे होगे
तो एक सबसेट तो आना तय है, वो क्या है? एम्प्टी सेट, नल सेट। ठीक है, किसी भी सेट के, इनफैक्ट एम्प्टी सेट का भी एक ही सबसेट आएगा और वो क्या होगा? नल सेट खुद होगा। तो दुनिया के किसी भी सेट का सबसेट लिखोगे आप तो एम्प्टी सेट की एंट्री तो उसमें तय है, और अगर उसमें एक या उससे ज्यादा एलिमेंट है तो एम्प्टी सेट की एंट्री भी तय है और खुद सेट की भी एंट्री तय है। जैसे मान लो कि एक सेट है 1 2, और तुम इसके सबसेट सबसेट लिखने चलो तो दो लोगों की एंट्री तो होनी होनी है। एक नल सेट जरूर आएगा और एक सेट इटसेल्फ जरूर आएगा। जब इस सेट के सबसेट लिख रहे होगे तो ये दो तो आने ही आने हैं। ठीक है, और बाकी क्या आएगा? बाकी ये 1 आएगा और ये 2 आएगा। तो इसमें दो एलिमेंट थे तो देखो इसके 4 सबसेट आ गए। कोई पूछे प्रॉपर सबसेट कितने आए हैं तो 3 आए हैं। ठीक, और जैसे नल सेट की बात करें तो नल सेट का एक ही सबसेट होगा, खुद नल सेट। तो ये सेट इटसेल्फ वाली बात और एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दोनों चीजें ये खुद फुलफिल कर दे रहा है ना। सेट इटसेल्फ भी आ गया और एम्प्टी सेट भी आ गया। ठीक, तो किसी भी सेट जिसमें एक या उससे ज्यादा एलिमेंट होंगे तो उसके दो सबसेट अपने को तुरंत दिमाग में आ जाने चाहिए। एक पूरा का पूरा सेट छाप दो और एक नल सेट छाप दो। ठीक, चलो। एम्प्टी सेट फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। भाई नल सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता ना, क्योंकि दो सेट को हम तब तक प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते, या दो एक सेट को दूसरे सेट का सॉरी प्रॉपर सबसेट तब तक नहीं बोल सकते अगर वो सेट बराबर हो रहे हैं। तो नल सेट का एक ही सबसेट आता है केवल, वो क्या होता है? वो नल सेट होता है। तो अब ये दोनों तो सेम चीज है ना, तो क्या नल सेट को नल सेट का प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? सेम है। तो इसके अलावा एम्प्टी सेट दुनिया के हर सेट का प्रॉपर सबसेट होगा एक्सेप्ट इटसेल्फ, मतलब खुद का उसको प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते। जैसे ये एग्जांपल दिया था, तो इसमें नल सेट इसका तो प्रॉपर सबसेट है। क्यों? क्योंकि इसके जो नल सेट के एलिमेंट्स हैं वो इसमें प्रेजेंट है, मतलब नल सेट ही एक तरीके से, है ना। और ये दोनों सेट बराबर नहीं है, ये दोनों सेट बराबर नहीं है और ये इसका सबसेट है नल सेट, तो यानी कि प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं। लेकिन इस वाले केस में थोड़ी ना बोल पाओगे, ये दोनों तो सेट सेम हो गए। ठीक, उसके बाद जैसा हम लोग ने अगर ए बी में कंटेंट है और बी पूरा का पूरा ए में कंटेंट है तो ये तभी पॉसिबल है जब ए बराबर बी हो, मतलब ए का हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो। जो इक्वल सेट्स की डेफिनेशन लिखी थी वहां से भी सोच सकते हो कि ए का हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट है और बी का हर एलिमेंट ए में प्रेजेंट है। तो ये तभी तो पॉसिबल है जब ए और बी क्या हो? बराबर हो। ठीक, उसके बाद ये ध्यान रखेंगे, वैसे तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक चैप्टर है उसमें डिराइव किया जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए ध्यान रखो कि किसी सेट जिसमें एन एलिमेंट है उसके सबसेट्स कितने आएंगे? 2 की पावर n। जैसे अभी हम लोग ने 1 2 3 वाला सेट देखा था, उसमें 3 एलिमेंट थे तो उसके सबसेट्स कितने आए थे? 2 की पावर 3 आए थे। ठीक, तो वैसे ही किसी सेट में n एलिमेंट्स होंगे। इनफैक्ट ये भी देखा था अभी हम लोग ने कि देखो यहाँ पर कहाँ पे देखा था, हाँ देखो इसमें 2 एलिमेंट थे तो इसके सबसेट कितने आए थे? 4, यानी कि 2 की पावर 2। तो ऐसे ही दुनिया के किसी सेट में अगर n एलिमेंट्स होंगे तो उसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर n। और प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर n -1। -1 किस लिए? क्या हट जाएगा? हट जाएगा सेट इटसेल्फ हट जाएगा। ठीक है ना, कि 1 2 3 जैसे हट गया था, या फिर जो 1 2 वाला एग्जांपल था उसमें 1 2 हट जाएगा। प्रॉपर सबसेट में सेट इटसेल्फ को हटा देंगे तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने वाले आने वाले हैं? 2 की पावर n-1। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि दुनिया के किसी भी सेट के, कोई भी सेट हो, कैसा भी सेट हो, उसमें आपको उसके नंबर ऑफ सबसेट्स लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है, और पावर में आपको यहाँ पर क्या लिखना है? हमेशा आपको लग रहा होगा सिंपल सी बात है क्यों बताई जा रही, लेकिन 2 की पावर में हमेशा यहाँ पर क्या आना है? उस सेट में, जिस सेट के आपको सबसेट लिखने हैं उसके कितने एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल्स टू 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में रखनी है। अब नेक्स्ट चीज समझते हैं, पावर सेट। एकदम सिंपल सा टर्म है। इट इज सेट कंटेनिंग ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। किसी भी सेट के सारे सबसेट्स को कलेक्ट करने वाले सेट को क्या बोलेंगे? पावर सेट। और किसी सेट ए के लिए इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पी ऑफ ए से। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज है, देखो लेकिन ध्यान से समझना यहाँ पर कि जैसे मान लो ए है 1 2 3, तो इसका पावर सेट आपको लिखना है। तो देखो पावर सेट कैसे लिखोगे? पी ऑफ ए, करली ब्रैकेट ओपन करो। ठीक, करली ब्रैकेट ओपन हो गया। अब सारे सबसेट्स लिखना स्टार्ट कर दो। तो नल सेट 1 2
3, फिर 1 2, फिर 2 3, फिर 1 3 और फिर 1 2 3। तो हम लोग ने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, सारे सबसेट सबसेट लिख डाले और फिर इसको क्लोज कर दिया। तो ये सेट क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। तो पावर सेट किस चीज को कलेक्ट करता है? किसी भी सेट के सबसेट को। और एक चीज हमें यहाँ पर और ध्यान दे लेनी है कि किसी सेट का सबसेट लिखते वक्त, जैसे मान लो कि ये सेट है A1 2 3, थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है लेकिन फिर भी जल्दी से देख लो। जैसे हम लोग ने शुरुआत में एलिमेंट वाली बात की थी, तो जैसे बिलोंग्स टू का सिंबल लगाते हैं और यहाँ पर ए लिखा है, तो हम लोग ने क्या मतलब सीखा था कि इस सेट के अंदर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें जो चीजें दिख रही होंगी वो यहाँ पर आएगी। तो जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 2 लिखा, तो करली ब्रैकेट के अंदर एंटर करने के बाद मुझे 2 दिख रहा होगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर सबसेट का सिंबल बना दिया है, तो सबसेट का सिंबल बनाते वक्त मुझे क्या करना होता है कि जब करली ब्रैकेट के अंदर जाऊं तो बहुत सारे एलिमेंट दिख रहे होंगे, तो एक या एक से ज्यादा एलिमेंट को उठा के जब करली ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं तब सबसेट बनता है। जैसे देखो ये वन उठा, सबसेट कैसे बना कि ये वन उठाया और इसको करली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, या फिर ये वन और टू एक साथ उठाए और इसको करली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, तो इस तरीके से सबसेट बनते हैं। तो सबसेट बनाते वक्त क्या करते हैं कि करली ब्रैकेट के अंदर घुसते हैं, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट उठाते हैं और उनको करली ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं, तो क्या तैयार हो जाता है? सबसेट तैयार हो जाता है। ठीक है, तो अभी ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये चीज ध्यान रखनी है। पावर सेट के बारे में हम लोग ने क्या समझ लिया? पावर सेट एक ऐसा सेट है जो सारे एलिमेंट, सारे सबसेट को किसी सेट के कंटेन करता है। तो अब जरा आप इन दो क्वेश्चंस के आंसर सोचो जल्दी से कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, कॉमन सेंस वाली बात है। पावर सेट में क्या आ रहा है? किसी भी सेट के सारे सबसेट आ रहे हैं। तो पावर सेट के एलिमेंट क्या है? किसी भी सेट के सारे सबसेट। और किसी भी सेट के टोटल सबसेट्स कितने आते हैं? 2 की पावर n। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 की पावर n। ठीक है ना? तो जैसे ये देखो इस सेट में 3 एलिमेंट थे, तो इसके पावर सेट में कितने आएंगे? 2 की पावर 3, यानी कि 8 के 8 सबसेट्स आ जाएंगे। और फिर पूछी गई अगली बात, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट। तो पावर सेट में एलिमेंट कितने हैं? 2 की पावर n। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि दुनिया के किसी भी सेट के आपको सबसेट्स लिखने हो तो सिंपल सा लॉजिक क्या है? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां पर लिखा 2। अब पावर सेट में एलिमेंट्स कितने हैं? 2 की पावर n। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट क्या हो गए? 2 की पावर 2 की पावर n। बात क्लियर है कि नहीं? पावर सेट में एलिमेंट्स कितने होते हैं? 2 की पावर n। अब हमें एक ऐसे सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हैं जिसमें 2 की पावर n एलिमेंट्स है, तो कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर 2 की पावर n। ठीक, एकदम क्लियर बात की नहीं? चलो, उसके बाद यूनिवर्सल सेट सभी ने पहले सुना होगा। अ सेट consisting of all possible elements which occur in discussion is called a universal set and it is denoted by u। तो देखो जैसे मान लो बहुत सारे सेट हैं, मान लो एक सेट है से 0 1 2, ठीक, एक सेट है 2 3 4 और एक सेट है से 5 और 6। ठीक, अब एक ऐसा सेट है जो इन सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है। ये तीन सेट डिस्कशन में है, ए बी और सी। तो एक ऐसा सेट है जो इनके तो सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर ही रहा है। तो यहाँ पर -1 0 और सपोज कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके लिख लिया। तो ये देखो ये यूनिवर्सल सेट जो लिखा है हम लोग ने, ये ऐसा सेट है जिसके ये तीनों सेट सबसेट है। तो अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स व्हिच अकर इन डिस्कशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो इसको यहाँ पर यूनिवर्सल सेट बोला जा सकता है क्योंकि जितने सेट डिस्कशन में हैं वो सभी क्या हैं? वो सभी इसके सबसेट हैं। तो बस ये सिंपल सी बात ही आपको ध्यान रखनी है यूनिवर्सल सेट के बारे में। ठीक है, कि ये सबका सुपर सेट होगा या फिर सब इसके सबसेट होंगे। ठीक, चलो अब कुछ सिंपल ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो पॉज करके आप भी सोचो और फिर आंसर देखो क्या होता है। पहला है 0 बिलोंग्स टू 5। तो क्या होगा ये? बिलोंग्स टू के इधर क्या लिखा होता है? सेट लिखा होता है। तो ये नल सेट है। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट। क्या एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट आ सकता है? नहीं आ सकता है, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक, अगेन बिलोंग्स टू के राइट हैंड साइड पे सेट लिखा होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे एलिमेंट लिखा होता है।
तो अगेन एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट हो सकता है। ये फाई यहाँ पर किसकी तरह ट्रीट हो रहा है, एलिमेंट की तरह। क्यों? क्योंकि बिलोंग्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा एलिमेंट होता है। तो क्या फाई में ये नल सेट में कोई एलिमेंट आ भी सकता है कभी? नहीं, वो तो खाली है ना, एम्प्टी सेट है, तो फॉल्स। फिर अगला देखते हैं, नल सेट इक्वल टू दिस सेट, अगेन फॉल्स। क्यों? सिंपल लॉजिक है, कॉमन सेंस है। लेफ्ट हैंड साइड पे ये एम्प्टी सेट लिखा हुआ है, ये सिंगलटन सेट लिखा हुआ है, तो दोनों बराबर होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है ना। एक में एक एलिमेंट है, एक में एक भी एलिमेंट नहीं, तो बराबर कैसे होंगे? ठीक। अगेन ये भी फॉल्स। दो सेट बराबर तब कहलाते हैं जब वो दिखने में हू बहू एक जैसे हो। क्या ये हू बहू कर्ली ब्रैकेट के अंदर एकदम एग्जैक्टली सेम एलिमेंट मिल रहे हैं? आपको इसमें एक ऐसा एलिमेंट दिख रहा है कर्ली ब्रैकेट के अंदर वन, क्या इस सेट के अंदर आपको कोई ऐसा एलिमेंट दिख रहा है कर्ली ब्रैकेट के अंदर वन? नहीं दिख रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। ठीक। चलो, उसके बाद ये सोचो कि सही है तो क्यों सही है, किसकी वजह से सही है? बिलोंग्स टू के राइट हैंड साइड पे तो सेट लिखा होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे कोई ऐसी चीज लिखी होती है जो सेट के अंदर हमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर एंटर करने पे दिख रही होती है। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर एंटर करें तो क्या हमें ऐसा कुछ दिखेगा, है ना? तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर एंटर करेंगे तो देखो हमें ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट ट्रू हुआ है, ये इसकी वजह से ट्रू हुआ है, जिसको हम लोग ने हाईलाइट किया है, क्योंकि बिलोंग्स टू के लेफ्ट में एलिमेंट होता है सेट का। तो सेट के अंदर एंटर करें तो क्या हमें कर्ली ब्रैकेट में ए दिख रहा है? तो बिल्कुल दिख रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। ठीक। चलो, फिर ये सोचो कि अगर ट्रू है तो किसकी वजह से ट्रू है? कंटेन्ड इन के इस साइड तो सेट होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है कि सेट के अंदर एंटर करने पर चीजों को उठा के कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं तो सबसेट आता है। तो ये चीज भी ट्रू होगी। और किसकी वजह से ट्रू होगी? क्योंकि जब इस सेट के आप सबसेट लिख रहे होगे तो एक सबसेट इसकी वजह से जो क्रिएट होगा वो यही वाला सबसेट होगा, ध्यान दो अगर। ठीक। अब अगर मैं इस सेट को ए बोल दूं, सपोज कर लूं, सपोज कर लो, और मैं तुमसे पूछूं क्या ये चीज सही है, ट्रू है कि फॉल्स है? तो ध्यान दो, तो ये भी क्या है, ये भी ट्रू है। और ये अब किसके वजह से ट्रू है? ये इसकी वजह से ट्रू है, क्योंकि हम सेट के अंदर घुसेंगे, इस वाले एलिमेंट को उठाएंगे और फिर इसको कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे तो सबसेट तैयार होगा। तो देखो इस एलिमेंट को उठाओगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करोगे तो ये वाला सबसेट तैयार हो जाएगा। तो ये भी अगर हम लोग से पूछा जाए तो ये भी ट्रू होगा। ठीक। चलो, उसके बाद एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों वाला, राइट ऑल दी प्रॉपर सबसेट्स ऑफ दिस, ऑल्सो राइट प्रॉपर सबसेट विच आर सुपर सेट ऑफ थ्री। ठीक है, तो पहले आपको इस सेट के प्रॉपर सबसेट लिखने हैं और फिर उन प्रॉपर सबसेट में वो सेट उठाने हैं जो थ्री के सुपर सेट हैं। ठीक है, तो चलो, नल सेट प्रॉपर सबसेट लिख लेते हैं पहले, -1, फिर 3, फिर 4। ठीक। फिर क्या आ जाएगा, -1, 3, फिर आ जाएगा 3, 4। तीन एलिमेंट है तो 7 प्रॉपर सबसेट आएंगे, 2 की पावर 3 - 1, और फिर आ जाएगा -1, 4। फिर -1, 3, 4 को नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें प्रॉपर सबसेट लिखने केवल। अब इनमें से वो ढूंढ लेते हैं जो थ्री के सुपर सेट है। तो एक तो यही होगा, है ना? सुपर सेट का मतलब क्या है कि हर एलिमेंट इस सेट का हर एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, तो प्रेजेंट है, मतलब थ्री जो है, ये वाला सेट है थ्री, इसका हर एलिमेंट जिस जिस सेट में प्रेजेंट होगा वो इसका सुपर सेट कहलाएगा। तो देखो ये एक सुपर सेट हो गया और एक सुपर सेट क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है कि नहीं? तो ये हो गए तीन ऐसे सब प्रॉपर सबसेट इस सेट के जो थ्री के क्या हैं, सुपर सेट हैं। ठीक। चलो, एक और जल्दी से सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ n ऑफ a is equals to 3 then find number of subsets and proper subset of a also find number of subsets of power set of a। ठीक है, तो पहले तो a में तीन एलिमेंट हैं, तो हजारों बार देख चुके हैं अभी तक कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए होंगे 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 8। फिर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, एक है, तो वो होते हैं 2 की पावर 3 - 1, यानी कि एक सेट इटसेल्फ हट जाता है तो 7। ठीक। उसके बाद बात आती है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट। तो एक तो फॉर्मूला हम लोग ने लिखा था सीधे सीधे कि 2 की पावर n, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट एक तो ऐसे सोच सकते हैं सीधे सीधे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए 2 की पावर
2 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 8 यानी कि 256। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए हैं 8, मतलब डायरेक्ट इस स्टेप पे सोचना हो ना, मतलब समझ गए होगे वैसे, लेकिन फिर भी जल्दी से, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने हैं, 8 है। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 8 एलिमेंट होंगे, क्योंकि पावर सेट में क्या आता है, किसी भी सेट के सारे सबसेट आते हैं, तो पावर सेट में 8 एलिमेंट होंगे। तो किसी सेट जिसमें 8 एलिमेंट हैं उसके सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर 8 यानी कि 256। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं पे इसको रोकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक आधा क्वेश्चन करेंगे, फिर नंबर सिस्टम के बारे में समझेंगे, और फिर यूनियन और इंटरसेक्शन जैसी चीजों को हम लोग क्लियर करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।